ठीक है। 2002 में कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनके टाइम में ये सोचा गया कि क्यों ना बच्चों की तरफ भी देखा जाए, उनका भी कोई फंडामेंटल राइट हो उनकी पढ़ाई को लेके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 इंपॉर्टेंट जगह पे चेंजेस हुए। पहला इंपॉर्टेंट जगह है फंडामेंटल राइट्स। पहला चेंज आया फंडामेंटल राइट्स में, पार्ट 3 आर्टिकल 21 कैपिटल ए वाज एडेड। ठीक है, 21 हमने पढ़ा, उसके जस्ट बाद में ऐड हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट जगह आया जो है डीपीएसपी, पार्ट 4 आर्टिकल 45 वाज एडेड। तीसरी इंपॉर्टेंट जगह आया फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लोज के। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 चेंजेस हुए। ठीक है। ये था मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन मामला, तुमको लिखवाया है मैंने थीम के अंदर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू एजुकेशन फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21, इतनी बात थी। इट स्ट्रीम्स फ्रॉम आर्टिकल 21, और उन्हीं डिसीजन के चलते ये अमेंडमेंट हुआ है। ये है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years of age। इधर डीपीएसपी में लिखा गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चाइल्ड बिलो 6 years। इधर ड्यूटी में लिखा गया ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हिज और हर वार्ड फॉर एजुकेशन। और किस बच्चे के बारे में बात हो रही है? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके बारे में। अब देखो कितना एकदम स्कीम कितनी जोरदार है इसकी। यहां बच्चे का फंडामेंटल राइट है, यहां उनके पेरेंट्स की ड्यूटी कर दी, और उससे छोटे वाले जो हैं उनके लिए स्टेट को बोला कि तुम इनको पढ़ाने के लिए कुछ करो। लिखो, आ रहा हूँ। सर पानी की बोतल नहीं है? पानी ग्लास। ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये सारे चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला चेंज आया फंडामेंटल राइट में, दूसरा डीपीएसपी में जो हम पढ़ेंगे आगे, और फिर ड्यूटीज में। तीनों इंपॉर्टेंट जगह है, तीनों जगह चेंज कर दिया, और तीनों को इस तरीके से किया। बैलेंसिंग चेंज है ये। यहाँ तो बच्चों के पास राइट है, यहाँ उनके पेरेंट्स को ड्यूटी दे दी कि इनको पढ़ाओ, और यहाँ जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं वो स्टेट उनको पढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट करेगा। नाउ आवर कंसर्न इज दिस वन। ठीक है। अरे उसके बाद करो कुछ खुद। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 8। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन। स्टेट अपने खर्चे पे
एलिमेंट्री एजुकेशन ही करवा सकता है अभी, ठीक है। अपने खर्चे पे अगर वो इंजीनियरिंग कराने लगे तो फिर बहुत सारे काम स्टेट के पास है। इंजीनियरिंग में करवा ही रहा है, आईआईटी में कितनी फीस लगती है, बट ये है, हाँ मतलब करवा रहा है बहुत सारे, वो तो फिर वो क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन हो गए, बट दिस इज यूनिवर्सल, 6 to 14 कोई भी हो। आर्टिकल 21A, ठीक है। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में, अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा बनाया था। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है एवरी चाइल्ड, मतलब यहां ऐसे लिखते थे स्टेट शेल प्रोवाइड, ठीक है। स्टेट शेल, पहले देख लो एक बार तुम एकदम से कॉपी पेस्ट। स्टेट शेल प्रोवाइड, इंपोर्टेंट बात क्या है फिर ये, स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री, फ्री एकदम विदाउट एनी कंडीशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all childrens in the age group of 16 to 14, as per determined by law। इसमें लिखा गया फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी हर उस बच्चे को जो 6 से 14 साल के बीच में है, बट एज पर डिटरमाइंड बाय द लॉ, मतलब स्टेट इसके लिए लॉ बना दे, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर दिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट में कोई बात आ जाए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहां अगर लिखी है और वो चीज किसी को मिल नहीं रही है, शी कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, इतना सा मतलब है इसका। उसके बाद तो स्टेट को करना है सारा, बट यहां कुछ ये बात कहीं और भी लिखी हो सकती थी, तब भी स्टेट तो करता है ना, बट यहां लिखा और नहीं कर रहा, तो यू कैन कंपेल स्टेट टू डू सो, ये लिखा हुआ है, आप लिख लो। आर्टिकल 21, इसमें क्या लिखेंगे आप, 86 लिख लिया था ना पहले आपने, the state shall provide free and compulsory education to all children between 6 to 14 as per the law determines। हटा दूं ये, अब ये अमेंडमेंट होता है 2002 में, और सरकार पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं 2009 में, शायरी बन गई ना एकदम। अमेंडमेंट हुआ 2002 में, एक्ट आया 2009 में, कितना टाइम लग गया। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। इसमें दो वर्ड है, एक तो फ्री और एक कंपल्सरी, इनका मतलब क्या होता है, पहला क्या है फ्री, दूसरा क्या है कंपल्सरी। फ्री का मतलब ये हुआ दैट नो स्टूडेंट shall be forced to pay any fees, any capitation fee or any other expense to get education, elementary education। मतलब ऐसी कोई
इकोनॉमिक बैरियर उसकी लाइफ में उसके बीच में नहीं आ सकता, उसके और उसके एजुकेशन के, जो उसकी पढ़ाई को रोके। ठीक है, तो फ्री वाले कॉलम में लिखो, नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे no child shall be liable to pay any kind of fees, charge, expense, any kind of fee, charge and expense which prevent him or her, which prevents him or her from pursuing एलिमेंट्री एजुकेशन। और एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ये होता है, इस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, एलिमेंट्री एजुकेशन शैल मीन क्लास 1 to 8। ठीक है, कंपलसरी का मतलब क्या होता है? पढ़ाना ही पढ़ाना, कोई ना पढ़े तो? obligation on the state to provide elementary education। हाँ, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, बट रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स में भी है 25%, जो कि हम आर्टिकल 29 और 30 के पास बात करेंगे तब देखेंगे। माइनॉरिटी एजुकेशन रिजर्वेशन तब बात करेंगे उसके बारे में। आरटीई ये जो एक्ट है, इसमें 25% सीट रखनी होती है प्राइवेट स्कूल को भी। ठीक है, और इसके लिए आरटीई के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि आपके आसपास जितने प्राइवेट स्कूल में उसमें कितनी सीटें भर गई, कितनी खाली हैं, और वहां आप अप्लाई कर सकते हो। उन बच्चों की, उस क्लास के उन बच्चों की फीस सरकार देगी। हर जगह है ऐसा। क्या केस हुआ था? हाँ, तो होगा बिल्कुल। मैंने किसी से कहते हुए सुना था, मतलब कोई ऐसी बात चल रही थी शायद, मैं तो बात कर लेता हूँ सबसे। तो ऑटो वाले से पूछ लिया मैंने कि भाई बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसने मुझे बताया कि सर ये जो अपना है ना 25% कोटा, मैं समझ गया आरटी की बात कर रहे हैं, उसमें बात चल रही है, उसमें करवा देंगे। कितना फायदा हो रहा है लोगों को। अब वो फीस नहीं दे सकता, तो ये उसको अच्छा लगा, बस बोले ड्रेस के पैसे देने पड़ते हैं, मेरे को फीस नहीं भरनी पड़ती। दिस इज द बेनिफिट। तो 1 से लेकर 8वीं क्लास तक तो चिंता की बात नहीं है। हाँ, इसमें और क्या ध्यान करना है? एडमिशन, अटेंडेंस, एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन। एडमिशन अटेंडेंस और कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये स्टेट का ऑब्लिगेशन है, पूरी करवानी पड़ेगी। इस एक्ट में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा अगर 12 साल का हो गया मान लो, तो उसको कौन सी क्लास में एडमिशन देंगे, और वो कभी स्कूल भी नहीं गया? फर्स्ट क्लास में कूटेगा वो तो बच्चों के। उसकी उसकी अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से जो भी क्लास होगी उसमें एडमिशन देगा, कोई मना नहीं करेगा। दूसरा, टीचर्स को, ये जो वहां पे सिलाई सिलती थी ना पहले, वो नहीं चलेगा अब। क्या आ रहे हैं, 4-4 स्वेटर निकल रही है, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे कोई मतलब नहीं। अब ये है कि इलेक्शन ड्यूटी या जनगणना सेंसस
या पंचायती राज के इलेक्शन हुए, या ये दो चार काम है ये दे सकते हैं, बाकी टीचर्स को फ्री रखा जाएगा बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम से। और अब तो मोदी जी ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, मैं स्कूल टीचर्स को भी जानता हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि थंब इम्प्रेशन होता है, प्रॉपर टाइम पे बाहर आते हैं, तो सब चीजें अब स्ट्रिक्ट है। बट एक स्कूल में मैं खुद गया, क्योंकि मैं तो चला जाता हूँ, एक दिन रोक के मैं सरकारी स्कूल में चला गया, फिर उधर बातचीत करने लगे ऐसे ही। तो एक क्लास में मैंने देखा कि वहां पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ सारी क्लास के बच्चे एक ही कमरे में, हाँ, टीचर बाहर। हम्म। तो मेरी उनसे बात हुई कि क्या हो रहा है, बोले सर पढ़ते नहीं है, कितना ही समझा लो। मगर ऐसे थोड़ी होता, आपके ये कहोगे पढ़ते नहीं है तो मतलब पढ़ते नहीं है। अब मेरे साथ बिठा के नहीं, क्या समझ में आता है, सेवन्थ क्लास का बच्चा और सेकंड क्लास का बच्चा साथ में बैठे हुए हैं। बोले ठीक है, कर ले रहे होमवर्क वगैरह कर ले, अभी बैठे हैं, बच्चे भी कम है स्कूल में तो इनका मन लगा रहता है। ठीक है, तो कुछ इसके अंदर कमियां हैं जो धीरे धीरे पूरी होंगी, और कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इसके ऊपर भी आप अगर देखो, हर एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, यहाँ भी आप इसके पॉजिटिव्स लिखना चाहो तो 5 पॉजिटिव निकाल सकते हो कि इसकी वजह से क्या चेंज आया सोसाइटी में। हम्म, समझ पा रहे हो। इधर ये नहीं रुकना होता, आपको सोचना होता है। जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आंखें बंद करके पेज बंद करके सोचो कि अगर मुझसे कोई पूछ ले कि इसके 5 ड्रॉबैक्स और 5 इसके फायदे मुझे गिनवाओ, तो आप बता सकते हो क्या। और सारे अलग अलग जानवर होने चाहिए पानी के। हम्म, ऐसा सोच पा रहे हो क्या अकेले में बैठ के, तो मतलब पढ़ रहे हो। और केवल यही याद है सिर्फ, तो फिर बात नहीं बन रही है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उनको यहाँ पे कुछ ऐसा लगा कि कमी है, तो बोले इस डेफिनेशन में फ्री और कंपलसरी में एक और चीज जोड़ दो। क्या जोड़ दो उन्होंने, उन्होंने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब ये होता है दैट देयर हैज टू बी ए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। टीचर बैठे हैं पेड़ के नीचे, गर्मी लग रही है बच्चों को, अब तुम तो एसी वेसी में बैठे हो, तुम पता नहीं लग रहा है इस बात का, अब वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन करी, पहला इंफ्रा, दूसरा क्वालिटी टीचर, और तीसरा यहां से इंटरप्रिटेशन निकाला राइट टू डेवलपमेंट। राइट टू डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स नहीं, राइट टू डेवलपमेंट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये 3 बातें और लिख लो, राइट टू डेवलपमेंट। तो बच्चों का भी दोस्त कौन, अब यहाँ पे 2 बातें, क्वालिटी टीचर चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया तो उनको फिर जैसे कोई स्टैंडर्ड एग्जाम है कि ये पास करके आप पढ़ा सकते हो। इंफ्रा बहुत बढ़िया होना चाहिए, तो सरकार को ही बोल दिया कि आप पैसा लगाओ इसके ऊपर, स्कूल अच्छे होने चाहिए। देखा दिल्ली के सरकारी स्कूल, केजरीवाल जी तो बोलते हैं स्कूल देखो हमारे जगह। एक क्लास में अगर मान लो बच्चे हैं 100 और टीचर है एक, तो भी फिर पर्पस फेल हो जाएगा। तो इस एक्ट में पीपल स्टूडेंट रेशियो भी बताया गया कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस एक्ट में बहुत सारी बातें बताई गई। अभी एक नई स्कूल बैग पॉलिसी भी आई है। हाँ, स्कूल बैग पॉलिसी की, बच्चों का बैग जो होता है वो उनके खुद के वेट के कितना परसेंट होना चाहिए, 15 या 20%। मतलब क्वेश्चन भेजे बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को कि आपके स्कूल के बच्चे, जो आपका बच्चा है उसके बैग में कितनी किताबें, उनका वजन क्या है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। वो लाद दिया यूं हो रखा है बिल्कुल। फिर एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है अभी, ये सब आप गवर्नेंस में पढ़ोगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह। राइट टू डेवलपमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड जो और बातें हो आप किसमें पढ़ोगे, गवर्नेंस में। अब आते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 से रिलेटेड मैंने कुछ बताया था आपको। मैंने बताया था कि एक्यूज के लिए है, जो अरेस्ट हो रहा है उसके लिए, ठीक है। जो कन्विक्ट है उसको तो फिर 20 वाला मामला है। 21 में बेल, अगर हम केवल इस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कन्विक्ट, बेल और
accused arrest मतलब राइट्स ऑफ ए पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड और इन कस्टडी या डिटेन कर लिया है, डिटेंशन हो चुका है उसका, तो उसके क्या राइट्स हैं, ये दिया हुआ है आर्टिकल 22 में। ठीक है, क्या राइट्स हैं भाई एज एन सिटीजन, पता है क्या तुमको? इसका भी गोला बना देते हैं। राइट्स ऑफ अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन। अरे कुछ भी किया होगा इसने। अच्छा, मुझे लगा पूछ रही इसको अरेस्ट क्यों किया। ठीक है, तो पहला इसका राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, और टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर, ये एक तरह से क्रिमिनल जो लॉज हैं वो यहां से फ्लो होते हैं, तो इसके एक एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, विद इन एक और राइट इसका, आज इसको पकड़ लिया ऐसा करके। वो तो बाद का हो गया, अभी पकड़ा ही है बस। This 24 hour can only be extended after the authority of magistrate. इस 24 घंटे से ज्यादा अगर इसे कस्टडी में रखना है तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही, अथॉरिटी से ही होगा। ये भी इसका फंडामेंटल राइट है, समझ पा रहे हो? दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड ओनली ऑन द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, है? हाँ तो संडे आ गया तो लूडो खेलते हैं फिर वो। अब ये कहीं नहीं लिखा होगा कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा। इसमें लिखा हुआ है जो ट्रेवल टाइम है उसको हटा के 24 घंटे, एक्सक्लूडिंग द ट्रेवल टाइम। अब पता लगा कि उनका मन बन गया कि जाना दूर है 200-250 किलोमीटर और बीच में गाड़ी पलट गई और मजिस्ट्रेट के पास पहुंच ही नहीं पाए, फिर है? हैं? अगर बहुत ज्यादा सीरियस मामला हो तो उसके लिए छुट्टी को भी कोर्ट सुन सकता है। कोर्ट रात को 3 बजे भी खुल सकता है। वेकेशन पे गए हुए तो वेकेशन बेंच बन जाएगी अलग से। हाँ, अगर ऐसा मामला है जैसे कोई बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम हो गया, बहुत लफड़ा हो गया, तो रोड पे चलते हुए, गार्डन में घूमते हुए भी सुनी जा सकती है। हाँ, ठीक है। क्या रहेगा चौथा? टू बी कंसल्टेड एंड टू बी डिफेंडेड बाय
ऑफ हिज और हर चॉइस। ठीक है, ये जरूरी है ध्यान रखना कि हमारे पास चॉइस है कि हम किसी भी वकील को कर सकते हैं। टू बी डिफेंडेड एंड प्रोटेक्टेड और कंसल्टेड। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वो तो नहीं कर सकता। वो तो ऐसे वो मेडिकल रीजन है कुछ और तो अलग बात है। बाकी अगर प्राइवेट लॉयर है तो मना कर देगा साहब। वो अगर मान लो अपनी किसी शादी में गया हो तो पहले शादी अटेंड करेगा, तुम्हारा केस लेगा। बिल्कुल लड़ सकते हो, कोई कोई बाउंडेशन नहीं। आप खुद जाके वकील जज के सामने बोल सकते हो कि सर आई विल प्ले रोल ऑफ एडवोकेट फॉर माय केस। बट उसमें बहुत दिक्कत है, जज साहब 2-3 बार में ही समझ जाएंगे कि तुम्हें नहीं पता है, और तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी मर्जी से तुम अपना केस लड़ रही हो और इसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो गया तो कोर्ट जिम्मेदार नहीं। फिर हो सकता है कि एक वकील को जो ट्रिक आती तुम्हें ना आती हो, जैसे वकील साहब आप सच के पीछे जाओगे या इसे सजा दिलाने के पीछे, तो क्या बोला था जज ने? सच के पीछे, तो बेल दे दी। अब ऐसे केस में आप जाओगे तो आप पहले मान के ही जाओगे बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जा सकते हैं। आजकल तो वीडियोस आ रहे हैं, सारे रील्स वगैरह हैं जिसमें कोई पर्सन अपने केस लड़ रहा है खुद। ठीक है, चलें आगे। तो कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है या डिटेन होता है उसको ये सारे राइट्स हैं। इसको मिरिंडा राइट्स भी बोलते हैं, ये वाले को मिरिंडा राइट्स। मैंने कल बताया था मिरिंडा वर्सेस अरिजोना 1966 यूएसए। उसमें क्या था, सबसे पहले बोलेंगे यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, जो हमारे केस में था आर्टिकल 20 में। एंड यू हैव द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एडवोकेट और प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस। ये किस में है हमारा 22 में। ये सारी बातें मिला के यूएसए में एक साथ बोल देते हैं। अभी जो हमने राइट्स की बात की, अभी जो भी हमने राइट्स की बात की, ये दो तरह के लोगों को अवेलेबल नहीं है। पहला है एनिमी एलियन और दूसरा है पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, या फिर इसे ऐसे कह सकते हो ए लॉ प्रोवाइड्स फॉर ए लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब पाकिस्तान का कोई पर्सन हो और ये एनिमी एलियन कौन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताइए कि ये लिस्ट है भाई, ये देशों से हमारी नहीं बनती है। यहाँ का कोई पर्सन अगर पकड़ा गया तो उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, उसे अपनी मर्जी के वकील से बात ना भी करने दें। और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन आप इसमें एक लाइन से लिख लो, these two categories of person are not protected by article 22 clause 1। ये क्लोज तो छोड़ो, जो अबाउ प्रोविजन आपने जो लिखा है, these two categories of person are not protected by above mentioned protections of article 22। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लो और उसे लॉयर से कंसल्ट करने की भी सुविधा ना हो, 24 आवर में उसको मजिस्ट्रेट पे ले जाने की कोई बाउंडेशन ना हो।
और उसे बताया भी ना जाए कि तुम्हें किस लिए अरेस्ट किया है। तो डोंट यू थिंक दिस दिस इज एन ड्रैकोनियन लॉ? इसका तो बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। बट हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 1947 से पहले। हम्म उसमें एक एक्ट बनाया था सबसे पहले, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1818, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1818। उसके बाद सिमिलर लॉज बनाए गए मद्रास और कलकत्ता के अंदर। उसके बाद आपने सुना होगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जैसा कोई एक्ट नहीं है। रोलेट तो उस पर्सन का नाम था, उस एक्ट का नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। अब उसमें यह था कि किसी कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधा अरेस्ट कर लो। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट was a direct consequence of the protest of this रोलेट बिल्स। कि उसमें क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन था। इन सब जो एक्ट के नाम बता रहा हूं इनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ करता था। अभी हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1946, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था। अगर दुनिया में कहीं भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स हैं तो वो किस लिए होते हैं, नाम से समझ पा रहे हो, प्रिवेंट करने के लिए। कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उसे रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाए जाएंगे। आपने सुना कि एक 2001 के अंदर ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था यूएसए में। उसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया भर से लोगों को उठाया था। उनको जिसके ऊपर भी शक था उसको उठाया, और गुआंटानामा बे एक जगह है क्यूबा में, वहां बंद करके रखा। बहुत सालों तक ये बात चलती रही कि गुआंटानामा को बंद करो। मतलब वहां के जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया अपने देश के अंदर कि जो प्रेसिडेंट इसको बंद करने की बात करेगा उसे वोट करेंगे हम। ओबामा ने बहुत सारे लोगों को रिलीज भी कर दिया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे डिटेंशन कैंप्स पूरी दुनिया के अंदर है कि लोगों को डिटेन करना, केवल बस ये काम है। और कारण क्या है, सस्पिशन, एप्रीहेंशन। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर देखें डिफरेंस क्या हो सकता है, तो एक तो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या होता है, ये वाला, ये ऐसे कर लेते हैं इसको। और दूसरा होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव, प्यूनिटिव होता है आफ्टर क्राइम। जैसे किसी ने कुछ काम हो गया, कर दिया, कुछ मर्डर हो गया, उसके बाद उसे ट्रायल करके कोर्ट ने सजा सुना दी और फिर उसको डिटेन, डिटेन का मतलब होता है जेल में बंद कर देना, ऐसे समझ लो। ठीक है, उसके बाद अगर उसे डिटेन किया तो ये प्यूनिटिव है। प्यूनिटिव मतलब सजा मिली है किसी काम की। आफ्टर क्राइम, और ये होगा बिफोर क्राइम। ये होता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ठीक है, समझ गए बात को। किसी को किसी क्राइम की सजा क्यों मिलती है, कन्विट है, पनिशमेंट देना है, डेटरेंस उसका रीजन हो सकता है, रिफॉर्मेशन उसका रीजन हो सकता है। ठीक है, टू पनिश। और ये होता है टू प्रिवेंट, कि कुछ ना हो। ठीक है, ये होता है ऑन कन्विक्शन, ये होता है ऑन एप्रीहेंशन। मतलब सस्पिशन था किसी का, कुछ हो सकता है ऐसा, इसलिए। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन आफ्टर सफिशिएंट एविडेंस।
दिस इज बेस्ड ऑन कन्विक्शन बेस्ड ऑन सफिशिएंट एविडेंस, कि पूरे एविडेंस हैं, ट्रायल हुआ था, उसके बाद इसको डिटेन किया गया। और ये कब होता है? When evidence are not sufficient to make a charge. When evidence are not sufficient to make a charge. है? ये भी बताऊं, conviction after sufficient evidence. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने हेडिंग लिखी है ना, अगर कोई एक शब्द में पूछे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो मैंने अलग से रखी हुई थी, वो आपको यहां लिखनी है। इसका मतलब होता है आफ्टर ट्रायल, ये होता है विदाउट ट्रायल। प्रिवेंटिव डिटेंशन का सीधा सा मतलब होता है डिटेंशन विदाउट ट्रायल, और किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मानते हो ना इसको, कि ट्रायल होगा तभी तो पता लगेगा किसने गुनाह किया है। अब ट्रायल ही नहीं हुआ, उसके बाद ही, उससे पहले ही आपने, हाँ ये बात, सिविलाइज्ड कंट्री के लिए, हाँ ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया भाई, ये तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हम तो वी आर सिविलाइजिंग सिंस 5000 ईयर्स है। तो ऐसा तो ये डिपेंड करता है ना कि आपका थ्रेशोल्ड क्या है सिविलाइज होने का। यहाँ पे 100 में से 90 लोग कहेंगे कि हाँ सिविलाइज्ड है, बट इफ यू कंपेयर दिस विद स्कैवेंडियन कंट्रीज और सम वेस्टर्न कंट्रीज, तो कोई कह सकता है कि वो ज्यादा है। इसमें नेशनलिज्म भी आ जाएगा, किसी किसी को गुस्सा है गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो भी आ जाएगा। आपको पता है नेट जो कितने 8000 के करीब लोग लगभग एक साल में इंडिया छोड़ देते हैं परमानेंटली। 6 से 8000 के बीच में जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से ज्यादा है, जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से ज्यादा है, वैसे 6000 से 8000 लोग हर साल इंडिया छोड़ देते हैं परमानेंटली। वो हो सकता है ना समझते हो ऐसा। इंडिविजुअल्स ऑफ हाई नेटवर्थ, HNIs बोलते हैं उनको। तो अगर तुम्हारे पास, वैसे तो है तुम्हारे पास 8000, 8 करोड़ रुपए भी है ना, 8 करोड़ रुपए हैं, तो मतलब यू आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्या है? आफ्टर ट्रायल, एंड दिस इज डिटेंशन विदाउट ट्रायल। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां मैंने लिखा था एग्जीक्यूटिव, अरे इधर देख लो, सारे अभी पैसे खर्च करोगे क्या पूरे? ये था प्यूनिटिव डिटेंशन, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था बाय एग्जीक्यूटिव। आप लोगों को खून खुल जाना चाहिए था इस बात पे कि सर एग्जीक्यूटिव ऐसे कैसे डिटेन कर सकता है, रूल ऑफ लॉ नहीं क्या? हम्म हम्म क्यों होता है ऐसा? प्यूनिटिव, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों है हमारी कंट्री के अंदर? हम्म क्या? एनिमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, एक तो वो इंसान और एक ये वाला इंसान, इन दोनों को ये फायदे नहीं मिलेंगे जो ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनको अरेस्ट के बाद कोई फायदा नहीं मिलेगा, कि इनको ना तो बताया जाएगा तुम्हें क्यों अरेस्ट किया गया। तुम समझ सकते हो इस बात का कि अभी कोई पुलिस आए और तुम्हें उठाए और सीधा जेल में, और तुम्हें ये ना बताए कि तुम्हें अरेस्ट क्यों किया, लॉयर से बात नहीं करनी, और तीसरा क्या था, जरूरी नहीं कि 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के पास। तुम्हें लगता नहीं बड़ी डरावनी बात है? मतलब इट इज अप टू एग्जीक्यूटिव, अप टू सरकार, दे विल डिसाइड वेदर यू हैव कमिटेड, यू विल कमिट अ क्राइम और नॉट। कोर्ट में तो प्रॉपर जज के सामने पूरी बहस होती है, तुम्हारा लॉयर है, एविडेंस होते हैं, सारी बात है, साल 2 साल 5 साल मामला चलता है, तब तक तुम भी नॉर्मल हो जाते हो कि जाना चाहिए है। यहां तो एकदम से आंख खुली और जेल पाए।
ठीक है, तो ये इसके पीछे भी रीजन है, इसको बोलते हैं नेसेसरी एवल। नेसेसरी एवल, ऐसी बुराई जो बहुत जरूरी है। बिकॉज इनिशियली जो पहला ऐसा एक्ट आया था जिसका नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिसमें एक ही गोपालन को अरेस्ट किया था 21 जब पढ़ रहे थे, उस एक्ट को 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल लेके आए थे, पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहली बात जो पार्लियामेंट में घुसते बोली कि 2-3 रात से मैं सोया नहीं हूं, आई वेंट थ्रू स्लीपलेस नाइट्स, कि ये बिल मैं लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं। क्योंकि अगर ऐसा पार्लियामेंट में लो पास हो गया तो फिर पार्लियामेंट का कुछ नहीं, उसमें पार्लियामेंट ने तो लो पास कर दिया, फिर सरकार उठाएगी फिर एक एक करके। समझ पा रहे हो? और अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखा है। एनिमीज है उनका तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो गए। एनिमीज को भी ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, या फिर इनकी बहुत सारी ट्रीटी होती हैं, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज मिलके कुछ साइन करती हैं कि अगर किसी देश का कैदी भी पकड़ लिया तो उसको इतने बेसिक राइट तो मिलेंगे। उनके वॉयलेशन कर दो तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ चलता रहता है सब, ठीक है। जैसे अपने भी कुछ पकड़े गए हैं, या उनके श्रीलंका के फिशरमैन आ जाते हैं, या पाकिस्तान का कोई फंस गया इधर, तो वो चलता रहता है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर कोई अरेस्ट हो गया तो उसके भी थोड़े से फंडामेंटल राइट हैं। एंड इफ यू आस्क इफ दिस इज सो ड्रिकोनियन देन व्हाई इट इज इन फंडामेंटल राइट्स। भाई और भी तो बहुत सारी जगह थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? ऊपर वाला तो समझ सकते हो ये फंडामेंटल राइट है, पर ये फायदे इनको नहीं मिलेंगे, ये क्या फंडामेंटल राइट है? ये इसलिए है क्योंकि इनको जो फायदे मिलने वाले हैं वो भी यही लिखे हुए हैं, वो हम अब लिखेंगे आगे तुम्हारे सामने, कि if a person is arrested under preventive detention, he or she will get these protection. If a person is arrested in a law providing for preventive detention, shall have the following protections as per Article 22. As per Article 22, ठीक है। हाँ, ये प्रिवेंटिव में ही हो सकता है, प्रिवेंटिव में तो बहुत जाते रहते हैं। अभी एक्ट देखेंगे हम। इनके 3 राइट्स है भाई, देखो अब तुम समझ सकते हो कितना डेंजरस ये लॉ हो सकता है। थोड़ा सा फील किया करो, भावना समझा करो एक्ट की, कि ऐसा अगर तुम पे खुद पे नहीं हो रहा तो किसी पर्सन पे सोच लिया करो कि यार अभी देखो अपना फैमिली के साथ ढंग तरीके से बैठा हुआ है, एकदम शरीफ आदमी, बढ़िया जीवन चल रहा है, एकदम से पुलिस आए और उसको ले जाए और वो कहीं जा भी नहीं सकता, फिर समझ पा रहे हो? उसके पास क्या राइट्स है वो लिखे हुए हैं यहाँ। पहला राइट कि इस तरह का कोई भी डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा। इस तरह का 3 month time if exceeded only on the permission of advisory board. एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, केवल उनके ही परमिशन से उस आदमी को जो अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठा हुआ था उसको 3 महीने तक तो आप रख सकते हो जेल में। और अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था उसमें कितनी देर तक रख सकते थे? अरे 24 घंटा केवल। उसके बाद अगर रखना तो मजिस्ट्रेट की परमिशन से ही रख पाओगे। मजिस्ट्रेट की परमिशन का मतलब यह है कि स्टेट को पता है कि आपको पकड़ के रखा हुआ है, जुडिशरी इन्वॉल्व है। यहां तो कहां रख लिया कुछ नहीं पता। एडवाइजरी बोर्ड में कौन होंगे? एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, प्रेजेंट जजेस, या ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड हो टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट,
ये सारे एडवाइजरी बोर्ड में हो सकते हैं। रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट ईदर प्रेजेंटली जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, इनमें से कोई भी पर्सन एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट राइट क्या है इनका, ही शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अब आप कहोगे सर सारी चीज तो लिखी हुई है, दिक्कत क्या फिर? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इसमें भी एक बात और है, कंडीशन स्टार लगा हुआ है, 50% सेल नहीं पूरी। इसमें लिखा हुआ है इफ अथॉरिटीज फील दैट ए पर्टिकुलर डेटा और इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी रिवील्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो नहीं बताएंगे। इन्फो टू नॉट बी रिवील्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है? किसको? हाँ, किसी उसको भी नहीं बताएंगे। तुमने अगर ध्यान से सुना हो तो आर्टिकल 21 में मैंने बताया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में AK गोपालन को अरेस्ट किया था, उसके अंदर सेक्शन 14 था कि तुमको तो नहीं बताएंगे, इतना तो ठीक है, कोर्ट को भी तुम नहीं बता सकते और हम नहीं बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया भैया, कुछ भी है? किसी को कुछ मत बताओ, ले जाओ इसको कहीं। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है, इसमें अगर अथॉरिटीज को लगे कि कोई पर्टिकुलर बात नहीं बतानी इन द पब्लिक इंटरेस्ट तो वो नहीं बताएंगे। इसके अलावा और क्या राइट है? डॉक्यूमेंट्स नॉट बी रिवील्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड टू द अरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड टू डेटिन्यू, जो पकड़ा जाता है तो क्या बोलते हैं, यहां लिख दो इसको, ये है बीच में, इसके राइट्स हैं ये, ठीक है। यहां एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब है डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड एज सून एज मे बी पॉसिबल। अब ये बहुत सब्जेक्टिव बात होगी, एज सून एज तो क्या होता है? जल्दी से जल्दी दे देना। हाँ, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द ग्राउंड। तीसरा इसका राइट है, ही इज टू बी प्रोवाइडेड अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। अब ये अर्लीस्ट, एज सून एज, समझ पा रहे हो इसका क्या मतलब है? और ऊपर वाले में क्या था कि 24 घंटे, दैट्स इट। और यहां क्या लिखा हुआ है? एज सून एज, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट अरेस्ट। अरेस्ट के अगेंस्ट में वो कोई अपने वकील से बात कर सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी उसे देनी होगी अर्लीस्ट टाइम में। तो अब अर्लीस्ट का कुछ पता नहीं कितना होता है, ठीक है। अब यहां तुम्हें इस पूरे मामले में सबसे बढ़िया और सबसे इंपैक्टफुल प्रोटेक्शन कौन सा लग रहा है? कि 3 मंथ से ज्यादा उसे डिटेन अगर करना है तो एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगा कि वेदर दिस डिटेंशन बी एक्सीडेड, एक्सटेंडेड और नॉट, ठीक है। बट इसके ऊपर भी एक छोटा सा ब्रेकर लगा हुआ आगे।
पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और क्या कर सकता है लॉ के अंदर? पार्लियामेंट ही बता सकता है कि किस मामले में एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत नहीं है। देखो, केसेस, सर्कमस्टेंसेस, केसेस एंड सर्कमस्टेंसेस। अगर 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेन करना है और वहां एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन नहीं ले ली, ऐसा लॉ में लिख सकता है पार्लियामेंट, तो फिर इस एडवाइजरी बोर्ड का क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कर आगे बात वहीं, क्या फायदा है? हम्म, यही तो बात सोचने की है। लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, समझ पा रहे हो? और एग्जीक्यूटिव ये चाहे कि 3 महीने से ज्यादा रख लें और पार्लियामेंट की परमिशन ना हो तो नहीं हो पाएगा। समझे? ब्रेक कर इसलिए बोला, छोटा ब्रेक कर है। दूसरा दूसरा पार्लियामेंट का राइट है, इट शेल प्रोवाइड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड, कि किस प्रोसीजर से एडवाइजरी बोर्ड काम करेगा। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड, प्रोसीजर टू बी फॉलोड by advisory board, and finally provide for the maximum punishment which can be inflicted on a person under a law. Maximum punishment, maximum period of detention, बात समझ आ गई? एकदम क्लियर? ये ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है। तीनों बातें क्लियर है? पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, पार्लियामेंट बताएगा कि मैक्सिमम किसी पर्सन को इस लॉ के अंडर इतने दिन के लिए डिटेन कर सकते हो, बस उससे ज्यादा नहीं कर सकती पुलिस या एग्जीक्यूटिव कोई भी हो। ठीक है, हटा दो इसे अब। अगर इस पूरे को एक साथ देखें हम, अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा, तो मैं ये कह दूं और तुम ये मान लो कि पर्सन अगर कोई डिटेन होता है आज, तो एक नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है तो कितना होगा? 24 आवर में मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। इससे बाद में रखना है तो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यहां से नहीं, 24 घंटे में ही हो गया। डिटेंशन से लेके 3 मंथ एडवाइजरी बोर्ड, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है ये बताओ? ये बताना चाह रहा था, इतना जो तुमने पढ़ा ना उसका मतलब ये है कि प्यूनिटिव डिटेंशन में 24 आवर के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम 3 मंथ के लिए। इससे ज्यादा करना है तो एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगा, कितना भी कर सकता है, 6 महीने हो सकता है, 8 महीने हो सकता है, 10 महीने हो सकता है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है ये लॉ में लिखा हुआ है। इसके आगे तो एडवाइजरी बोर्ड भी, समझे बात को? ये होगी कहानी। अब हम, हाँ, हर 3 मंथ होने से एक दिन पहले, वो तो अगेंस्ट आर्टिकल 21 हो गया, फिर अभी पढ़ा वो नहीं कर सकता।
वो डिपेंड करता है यार, पता है होता भी है पर वो अगेंस्ट लॉ है, अनलॉफुल एक्ट है अगर ऐसा होता है तो, बट ये कुछ बताते नहीं तो करना ही पड़ता है। अब लिखो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इन इंडिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इन इंडिया। अब थोड़े से लॉ की तो बात कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन की कर ली अपन ने। हम्म, 180 दिन। एक सौ 180 दिन ही होते वो। ठीक है, वाई प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स, लिखो वाई, पहला क्वेश्चन है वाई इंडिया में, हाँ वाई, WHY। पहली लाइन, एंटी सोशल, सबवर्सिव, एंटी सोशल, सबवर्सिव, कम्युनल एक्टिविटीज, communal activities has still not disappeared। अगर हमें कहें कि आजादी के बाद से हमें ऐसे लॉज नहीं रखने चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद से ये सब चीजें खत्म हो गई है, ठीक है। अभी भी कम्युनल एक्टिविटीज, मतलब उन सबवर्सिव का मतलब लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करना, ठीक है। नक्सलाइट है या कुछ ऐसे सिसेशनिस्ट मूवमेंट है इंडिया के अंदर, या कुछ टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो इन सबको रोकने के लिए नॉर्मल लॉज काम नहीं करते कि उनको 24 घंटे में वहां लेके जाओ यहाँ लेके जाओ, ठीक है। दिस इज नेसेसरी फॉर यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। नेसेसरी एविल, दिस इज नेसेसरी एविल टू प्रोटेक्ट द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। भाई जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना उनका आंसर है कि क्यों है। तीसरा हमें बता सकते हैं कि दे आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, सेल्फ एग्जीक्यूटरी। जो ये प्रोविजंस है आर्टिकल 22 के, ये अपने आप से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, इनके लिए लॉ बनाना पड़ता है। तो लॉ बनाना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव की मनमानी तो यहां भी नहीं चल रही। पहले तो लॉ ही बना, उसके अकॉर्डिंग तो एग्जीक्यूटिव कर रहा है कुछ, ठीक है। नाउ जो हम बात कर रहे थे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स इन इंडिया, उनकी थोड़ी सी देख लेते हैं किस तरह से पूरा मामला चला है शुरुआत से। कुछ नया बताओ। हम्म, अभी हाँ अभी पेपर चल रहा है, हो गया क्या? क्या पहला क्वेश्चन क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन आ गया? अब इसका रीजन पार्लियामेंट में ना, वो जो प्रेसिडेंट की रिपोर्ट पहले आ गई थी, प्रेसिडेंट की रिपोर्ट आए हुए काफी टाइम हो गया था, और ये दूसरी बार आया है क्वेश्चन मेंस में। पिछली बार पूछा था कि वन इलेक्शन वन, जो वन नेशन वन इलेक्शन है, उसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे कमजोर हो सकती हैं, बताओ। हाँ बताओ तो। बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और मैं तुम्हें बता रहा था कि यूपीएससी क्यों नहीं पूछ रही पिछले 10 साल से, क्यों हो रहा है ऐसा, अब आ गया कि हम बहुत इंतजार कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रही यूपीएससी।
और ये इस बार पूछ लिया। शायद तुमको मैंने 5 दिन पहले बताया था कि ऐसा सवाल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, आ गया कि पार्लियामेंट का राज है कि कैबिनेट का राज है, ये क्वेश्चन है। ना वो तो आगे तो डिस्कस ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब हम चले आगे। ये इतना काट देना बीच में से ना। एंटी सोशल कम्युनल एक्टिविटीज है, तो अभी बात कर ली हमने। अब देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। शुरुआत में सबसे पहला बनता है नंबर 1 पीडीए। जिसको लाने से पहले सोए नहीं थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसमें ए के गोपालन को अरेस्ट भी किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अनलॉफुल एक्टिविटी। योप्पा, अच्छा, 1967 अभी जो फुल एक्शन मोड में चलता है वो यही चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर अमेंडमेंट होता है 2002 में, 4 में, 12 में, 19 में। 19 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से अगर सरकार चाहे तो किसी को भी फोन करके कह सकती है यू आर टेररिस्ट फ्रॉम टुडे। ये इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ ना 2019 में, पहले ये था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती थी गवर्नमेंट। अब इसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो अब किसी हाँ, दिक्कत थी उसके अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा, तो अगर मान लो कोई पर्सन, एक पर्सन है, वो अगर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, तो अब किसी को भी डेजिग्नेट करके कह सकते हैं कि यू आर टेररिस्ट। ठीक है, यूएपीए को हम बाद में देखेंगे कि इसके अंदर प्रोविजन क्या है, कितने दिन तक रख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। आगे वाला एक्ट देखते हैं हम। आगे वाला इंपॉर्टेंट एक्ट है मीसा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इस एक्ट का बहुत जोरदार यूज हुआ इमरजेंसी के टाइम में। इंदिरा गांधी ने सस्पिशन पे, प्रिवेंटिव के नाम पे 1,75,000 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। कितने होते हैं 1,75,000? भर गई पूरी जेल, ओपोजिशन पूरे हो गए हैं। हाँ, ओपोजिशन पूरे आ गए उसमें। 1,75,000 में से एक आदमी का नाम था लालू प्रसाद यादव। और जब वो जेल में थे तो उनके घर में हुई बेटी, तो उन्होंने फोन किया बेटी हुई है बुढ़बक हम जेल में बैठे, तुम ही क्या पता क्या नाम निकालें। बोली इस एक्ट का जो नाम है वही मेरी बेटी का नाम, तो उसका नाम हो गया मीसा भारती। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम इसको बहुत ज्यादा यूज या मिस यूज जो भी आप कह लें उसको किया गया। उसी के साथ जो चौथा एक्ट है ये 77 में रिपील हो गया। फिर जनता गवर्नमेंट आई तो इसमें आप लिख लीजिए रिपील इन 1978 या 7 1978। इस तरह के एक्ट के अंदर आप इंफॉर्मेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरह के एक्ट के अंदर एक क्लोज होता है जिसको बोलते हैं सनसेट क्लोज। सनसेट का मतलब सूरज हुआ मध्यम, चांद। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि ये पूरी टाइम होने के बाद ये एक्ट अपने आप खत्म। ये भी रिपील हो गया, रिपील। ठीक है, हम्म, हाँ ये नहीं है। 1969 में ये हो गया। यूएपी अभी भी चल रहा है, मैंने बताया 2019 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। इसके बाद मीसा रिपील हो गया। इसके साथ ही एक और आया था कोफे पोसा।
कोफेपोसा एक्ट। यूएपीए में 2412 2002 2004 2012 2019 ये है कोफेपोसा। इसको लिखने के बाद इसमें आप थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं कि दिस इज इकोनॉमिक एडजंक्ट टू मीसा। मीसा पॉलिटिकल प्रिजनर्स या पॉलिटिकल जो डिसेंट करने वाले लोग थे उनको पकड़ने के लिए था, ये इकोनॉमिक एडजंक्ट था। और कमाल की बात ये है कि जनता पार्टी ने आके मीसा को तो हटा दिया, कोफेपोसा को रखा। जो फॉरेन एक्सचेंज या प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे लोग अंदर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग अंदर होते हैं। अभी एक दिन मैं ऐसे रील देख रहा था, कोई तुम भी देखते हो मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी, तो उसमें एक लेडी सड़क के किनारे चद्दर बिठा के, मतलब नहीं होता पेमेंट ड्वेलर्स वैसे बैठी हुई, और मीडिया वाला ने उससे पूछ लिया कुछ बातचीत होगी, वो इंग्लिश में बात कर रही है उससे, माई हस्बैंड वॉज कॉट इन कुफेपूसा। मैंने कुफेपूसा क्यों बोल रही है, सुना था आपने? तो गरीब सी होती है बिल्कुल, जैसे खाना भी उनको नहीं मिल रहा हो। हाँ वो स्मगलिंग किए थे उनके फादर ने ना उनके हस्बैंड ने, तो वो बोलती है वो जो कुफेपूसा बोलते थे उसको उस समय वहां पे, तो तब मुझे ध्यान आया हाँ इसमें फंसे हुए हैं साहब। ठीक है, इकोनॉमिक एडजेंट ऑफ मीसा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, जिसका नाम सुन के कईयों हो गया, किसी को भी डर लगेगा ये क्या हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। स्टिल इन फोर्स, एनएसए। एनएसए इज स्टिल इन फोर्स। उसके बाद दो बड़े खतरनाक से एक्ट बनाए गए, नाम खतरनाक लगता है, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 19 कौन इसमें जो एक नोटेड नेम में कौन फंसे थे इसमें? संजय के ऊपर टाइटल लगा हुआ था ना। आर्म्स एक्ट तो ठीक है, आर्म्स एक्ट वाले तो बहुत घूम रहे होंगे। हाँ अच्छा 1995। अगर इन जो एक्ट्स हैं इनके पीछे तुम ये देखोगे ना, है 85 1985, ये जो एक्ट्स हैं इनके पीछे तुम तारीख देखोगे, जैसे यूएपीए के पीछे मैंने बताया 2002 2004 ये सब करके, तो इन तारीखों के आसपास कुछ ना कुछ हुआ होता है। या तो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2001 में इंडिया में, मुंबई का अटैक है, या आप कह लें यूएसए में ट्विन टावर का अटैक हुआ था वो, या आईसी 804 हाईजैक हुआ था कांधार, ये उसी समय हुए थे। तो यहाँ पे इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे एक चाहिए। फिर आईसी तो शायद अभी सीरीज बन रही है कि मूवी है? कांधा नेटफ्लिक्स पे सीरीज है ना, अभी अभी रिलीज हुई है, तो वो 2001 के आसपास हुई थी। उसके बाद यूएपीए के अंदर 2002 में अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है। उसके बाद टाडा के बाद जो इंपोर्टेंट एक्ट आता है वो था पोटा। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज 2002 के अंदर। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज 2002 में ही आता है, 2004 में इसको रिपील कर देते हैं,
और ये जो टाडा है इट हैज बीन रिपील्ड इन 1995. दिस इज आल्सो रिपील्ड एंड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कोटा आर इंसर्टेड इन यूएपीए. 2004 में उसका अमेंडमेंट हुआ था, तो इसको हटा के इसके जो लगभग प्रोविजन थे वो यूएपीए में है. तो आज जो मेन चल रहे हैं वो कौन से हैं? यूएपीए और एनएसए. ठीक है. आप्सपा के बारे में नाम सुना आपने कुछ कभी? आप्सपा क्या होता है? आप्सपा भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? है? आप्सपा आया था 1950s के अंदर नागालैंड सेसेशनिस्ट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए. उसके बाद कई जगह में उसको इम्पोज किया गया. आप्सपा के अंदर सरकार को ये पावर होती है कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकती है. और डिस्टर्ब्ड एरिया एक बार अगर कोई एरिया हो जाता है डिक्लेयर, तो पुलिस के साथ साथ फिर आर्मी भी वहां पे जाके उस सिचुएशन को कंट्रोल करने लग जाती है. और वहां पे जो आर्मी पर्सनल हैं वो सर्च सीजर कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं. ये सारी पावर्स वहां मिलती है उसको. ठीक है. अब जो जनता गवर्नमेंट थी, जनता गवर्नमेंट, ये सब तो एक्ट बाद में बने. मीसा एक्ट 1971 में जो बनता है, मीसा, मीसा के अंदर ही अरेस्ट हुए थे सारे. ठीक है. 1,75,000 के आसपास. तो जनता गवर्नमेंट ने कसम खा ली कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसको तो हटा के मानेंगे. क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मिसयूज हो सकता है उस समय उन्होंने देख लिया. कि कुछ नहीं करना, सीधा उठाओ और चलो. तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1978 के अंदर. 77 में उनकी सरकार बनी. 78 में आके उन्होंने एक अमेंडमेंट किया जिसका नाम है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. उसमें उन्होंने एक प्रोविजन रखा कि जो 3 महीने हैं एडवाइजरी बोर्ड के, इसको 2 महीने कर दो. मतलब 2 महीने से बाद अगर उसको एक्सटेंड करना है तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी होगी. बट कुछ समस्याएं ऐसी थी कि कोफे पोसा चल रहा था, एडवाइजरी बोर्ड के मैकेनिज्म में बहुत सारे चेंजेस करने थे. इस वजह से उसको उस समय उन्होंने इफेक्ट में नहीं लाया, नोटिफाई नहीं किया. उनको लगा हम तो रहेंगे कई दिन. थोड़े ही दिन बाद उनकी सरकार गिर गई और वो आज तक नोटिफाई नहीं हुआ. तो अभी भी 3 महीने तक आप अरेस्ट करके रख सकते हो. ठीक है. तो अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सोच के आंसर देना. ईडी जो अरेस्ट करती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो कौन से एक्ट में करती है? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. इज इट ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? इज इट ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? पेश करना पड़ेगा. भाई ये तो सुना होगा ना, ईडीआई ईडीआई. अच्छा, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? वहां एक बार ले गए तो ले गए क्या है? तो कैसा है? इतना क्यों डरते हैं फिर उससे? प्रिवेंटिव डिटेंशन, पीएमएलए इज नॉट ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. इसमें 24 घंटे में आपको ले जाना ही होता है. बट पीएमएलए में एनआईए को, एनआईए तो इसमें है एनएसए में. पीएमएलए में ईडी को बहुत सारी पावर है. ठीक है. तो लॉ स्ट्रिक्ट है बट प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है. वहां कुछ हो जाता है उसके बाद कि लीकर स्कैम हुआ है, ऐसी बात आने के बाद होता है ना कि मर्डर हुआ है तो चलो उठा लाओ, वैसे करके. ठीक है. अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं यूएपीए के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक मामला अभी चल रहा है. आपने न्यूज क्लिक एजेंसी के बारे में सुना है? न्यूज क्लिक, प्रबीर पुरकायस्थ. प्रबीर पुरकायस्थ को ये बोल के कि भाई इनकी डॉक्यूमेंट्स को देखें तो यहाँ पे चाइना से काफी फंडिंग आ रही है. क्या? चाइना से काफी फंडिंग आ रही है. तो उनको गए वहां पे और उनको सामान सहित, चलो भाई, आईटी, यूएपीए सब लगा दिया उनके ऊपर. अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया. बाकी जो न्यूज एजेंसी के जो मेंबर थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इज इट प्रोपोर्शनल? यूएपीए लगाना मतलब ये है कि
एक बार तो लाइफ खराब हो गई। तो ये प्रोपोर्शनल है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि अगर आपके पास और मैकेनिज्म है तो आप और मैकेनिज्म को पहले एग्जॉस्ट करो, एकदम से प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवाइजरी बोर्ड है कि रबर स्टैंप है, एडवाइजरी बोर्ड है कि रबर स्टैंप है, कि ये पूछने आते हैं ठप्पा लगा देते हैं चलो रख लो। भाई एडवाइजरी बोर्ड का क्या मतलब है? एडवाइजरी बोर्ड इज देयर टू रिव्यू whether this detention be extended or not। तो एडवाइजरी बोर्ड को ये देखना पड़ेगा कि डिटेंशन लॉफुल है क्या इन द आईज ऑफ लॉ, नॉट इन द आईज ऑफ डिटेनिंग अथॉरिटी। भाई सरकार को लगता है इसे रखना ही चाहिए, तो वो लगता है वो उनका लगना है, आप ये देखो लॉ के अकॉर्डिंग रखना चाहिए क्या। तो पहली बात तो ये कि सुंडरी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज के लिए कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को ना लगाए। पब्लिक डिसऑर्डर हो या बहुत थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो तो इसको लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यूएपीए के बारे में जान लेते हैं और एक जनरलाइज में बात करूंगा कि किसी भी लॉ कितना खतरनाक है, कितना ड्रेकोनियन है, उसके बारे में जानना हो तो ये 5 बातें चेक कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा। यूएपीए, पहला, डिटेंशन ग्राउंड बताना जरूरी है या नहीं है? और प्रिवेंटिव की बात करें तो अरेस्ट ऑन सस्पिशन तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है कि नहीं है? मैक्सिमम डिटेंशन कितना हो सकता है? यूएपी में कितना हो सकता है? ठीक है, सर्च एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, सर्च एंड सीजर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, सॉरी सर्च एंड सीजर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, अगर आपने कुछ गलत काम करके पैसे कमाए तो उसे ढूंढना और उसे जब्त कर लेना। ठीक है, सर्च एंड सीजर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इफ confession be admissible as evidence। क्या पुलिस के सामने आपने कुछ बोल दिया तो वो एविडेंस के तौर पे जाएगा क्या? इस लॉ में है ऐसा। ठीक है, अब यहां देखें, ये पावर है एनआई, यूएपी में एनआई के पास पावर है, ठीक है ना, एनआईए, उसमें पीएमएलए में ईडी के पास है एनआईए। एनआईए के डीजी सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं किसी स्टेट में जाके भी। इस मुद्दे को मैं तुम्हें फेडरलिज्म में फिर से उठाऊंगा, याद रखना, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल नहीं है प्रोविजन। मैक्सिमम डिटेंशन 180 दिन। सर्च एंड सीजर एनआईए विद द परमिशन ऑफ डीजी। कन्फेशन टू बी एडमिसिबल, यस। यही बातें तुम किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अप्लाई करके देख लो तो तुम पता लग जाएगा कि वो कैसा है। सारे हमें नहीं पढ़ने। ठीक है, चलें आगे। क्रिटिसिज्म, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स का हमने जितने भी लॉज लिखे थे ना उसमें से एक हमने जान लिया थोड़ा सा। अब सारे लॉज के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले,
ठीक है, बाकी लॉज की बेसिक बातें हमने देख ली कि तब अमेंड हुआ था। यूएपीए के अंदर एक लाइन और लिख सकते हो स्पेसिफिकली इसके लिए, ए पर्सन कैन बी डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट, ए पर्सन कैन बी डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट, a person can be designated as a terrorist by government after 2019 amendment. ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है इसका? कि ये एक इमरजेंसी लॉ है जो हमारे यहाँ पीस में भी चलता रहता है। ठीक है, यूके यूएस में केवल इमरजेंसी के टाइम ही प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। उन कंट्रीज में प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। नॉर्मल समय में वहां पे किसी को ऐसे उठा नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये अपना क्रिटिसिज्म है, इमरजेंसी के टाइम में जो यूज होना चाहिए वो पीस टाइम में चल रहा है। It will be deadly cocktail if mixed with 359. 359 ये है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो अंडर 352 तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर से, 352 इज नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो तो 359 आर्टिकल ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर ये कह सकते हैं कि एक पर्सन का कोर्ट मूव करने का राइट सस्पेंड होता है। 32 में क्या है, अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था उसका क्या मतलब है? मैंने कहा अगर कोई आपकी बात ही ना सुने तो ये राइट का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि यहाँ होने का मतलब अगर वो चीज तुम्हें नहीं मिल रही तो यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर 226। बट इफ 352 is in operation, then 359 gives power to the president that he or she can suspend your right to move to court for a period specified in the notification. तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो एक तो आपको उठा ले गए और दूसरा आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब सुनाओ क्या होगा? अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इट इज नाइनटीन एंड 21, आर्टिकल 19 मूवमेंट खत्म, स्पीच खत्म, आर्टिकल 21 तो डिटेंशन के अंदर तुमने पढ़ा था, प्रिजनर्स के राइट वगैरह जो भी है सारा। और तुम भी बता दो अपनी तरफ से, कुछ इतना सुनते रहते हो। तुम बोले थे पेज भर देंगे क्रिटिसिज्म में तो आग लगा देंगे, बताओ क्या क्रिटिसिज्म करोगे बताओ। हाँ नहीं बोलो बोलो। ये भी क्रिटिसिज्म अच्छा है, ये भी क्रिटिसिज्म अच्छा है, और ये भी है कि अभी तक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का वो प्रोविजन लागू क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था कि इसको 2 महीने कर दो। लिखो तो, थ्रेट ऑफ टॉर्चर, थ्रेट ऑफ टॉर्चर। अगला, मस्ट बी रिपील्ड in the interest of human right, must be repealed in the interest of human right. क्या? अरे बिल्कुल, जब क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो जोरदार किया करो। आपने लिख दिया ना ऊपर मैं क्रिटिसाइज कर रही हूं, तो उसमें फिर क्या डरना? आपने तो पहले ही बोल दिया मैं ऐसा करूंगी, तैयार है ना? ठीक है ना? अब हम ऊपर लिख रहे हैं वे फॉरवर्ड और नीचे, या फिर उसको फेवर कर रहे हो नीचे, ये तो फिर गलत हो गया। ये तो मैं कह रहा हूं आप उन्हें आंसर में अगर क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो दोनों साइड आपकी स्ट्रॉन्ग हो। बस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज्यादा नहीं जाना, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ज्यादा नहीं जाना।
हाँ, इनोसेंट भी अगर चला गया तो वही तो कहना आर्टिकल 21 का वायलेशन। ठीक है, अब लास्ट में लिखो वे फॉरवर्ड। और आगे की 4-5 लाइनें अपने घर से भर के लाना कल। ठीक है, आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 एंड 24। ठीक है, दो ही आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन को लेके। ठीक है, 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। आर्टिकल 25 से क्या हो जाएगा, रिलीजियस राइट स्टार्ट हो जाएंगे। 23-24 में क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। इसमें पहला लिखो आर्टिकल 23। लिख लिया, क्या करें मैं। आर्टिकल 23 में लिखा है कि कुछ बातों के लिए आपको सजा दी जा सकती है, उसमें से कोला बनाओ और इधर लिखो पनिशेबल ऑफेंस। एज पर लॉ। पहला क्या क्या पनिशेबल ऑफेंस है। पहला है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। क्या करें, मानव तस्करी। यस, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। क्यों होता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। हम्म, क्या कह रहे हैं। अरे वाह, डिमांड सप्लाई कैसे, क्या मतलब इस बात का। अच्छा, तो वो तो अपनी मर्जी से जाए तो ठीक है। अब गल्फ कंट्रीज में कोई काम करने जा रहा है तो वहां तो डिमांड सप्लाई ठीक है। अब उठा उठा के थोड़ी सप्लाई पूरी करोगे, हैं। क्या आदमी चाहिए भरोटा रखा है। देखो, इसके बहुत सारे रीजन तुम भी सुनते हो, देखते भी हो कि जो ह्यूमन ऑर्गन है इनका सेल करने के लिए भी, ठीक है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन के लिए इतना ज्यादा ट्रैफिकिंग होता है। छोटी छोटी बच्चियों को, यहाँ ये जो ये रेड लाइट्स होती है यहाँ पे, यहाँ से उठाओ और ले जाओ, ये चल रहा है। आप कभी भी सर्च करो यूट्यूब के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, तो आपको पता लग जाएगा क्या सीन है। ठीक है, और लगभग ये साउथ एशिया का और पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल फिनोमेना ये होता है। इसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आउटराइटली बता दिया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग शैल बी ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के होने के क्या कारण है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। होता तो है, इन फॉर्म्स में होता है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए होता है, या ऑर्गन के स्मगलिंग के लिए होता है, या बैगिंग के लिए होता है कि बच्चों को उठा के ले गए। स्लेवरी है। ये होता क्यों है, किस सिचुएशन, सोसाइटल कंडीशन है या इकोनॉमिक कंडीशन किसी खराब है तब होता है। इकोनॉमिक कंडीशन, तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, इसका फायदा उठाता है कोई। सोशल सिचुएशन या एजुकेशनल अनअवेयरनेस। ठीक है, इन सब कारणों की वजह से ऐसी हरकतें होती हैं। मैं ये सब आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जब भी ऐसे प्रोविजन लिखते हो तो थोड़ा सोचा करो। मैं दूसरी बार बता रहा हूँ क्लास में आज। हम्म 4-5 बातें सोचा करो किसी पॉइंट के बारे में कि ऐसा क्यों होता है। क्या मैं एक एक दो दो बात सोच सकता हूँ या बोल सकता हूँ, इकोनॉमिक रीजन क्या क्या है, सोशल रीजन क्या है, कल्चरल रीजन क्या है। ठीक है, ये बात है। तो पहली तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। दूसरा है बेगार। बेगार को आप कह सकते हैं स्लेवरी, वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन।
काम तो हो गया, पैसे नहीं दिए, तो वो बेकार हो। हाँ, ये एक तरह से एक्सप्लोट, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। यूएसए में स्लेवरी कौन से अमेंडमेंट से खत्म हुई? हम्म, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सब नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है ये। यूएसए में 13th अमेंडमेंट से हुई, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यूएसए अबॉलिश्ड स्लेवरी। ठीक है, हमारे यहाँ पहले दिन से हो गई, तो इस मामले में तो यूएसए से आगे हम तेज सोचते हैं, बहुत आगे, वे अहेड। बट वो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो 1791 का है। ठीक है, बेगार जैसी समस्याएं एक जो हमारी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करेंगे, जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में, तो जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। तो जमींदार क्या करते थे, बड़े बड़े खेतों में जो टीनेट्स हुआ करते थे उनसे काम करवाते थे, पैसे नहीं देते थे। और ऐसे हालात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, पंजाब में अभी भी है। पंजाब में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार का एकदम कॉकटेल चल रहा है। मतलब बिहार और कई जगह के लोग, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपने शायद बताया था सेवा सोसाइटी, मनुख सेवा सोसाइटी ऐसे एनजीओ है। वो जाते हैं घर घर में, खेतों में, तो पता लगता है कि पर्सन ने बेल से बांध के रखा हुआ है, ये उसकी हालत बहुत कमजोर होगी, मरने वाला, तो खाना ठीक नहीं मिलता, वो सारे दिन काम करता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है काम कर करके 10-10 साल से एक ही जगह। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हुई और बेगार भी हो रहा है, उसको पैसे दिए ना दिए कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये जैसे काम, या फिर सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि अगर एडिक्वेट वेजेस ना मिले तो ये भी बेकार है। ठीक है, मान लो आपने काम तो किया पूरा दिन और आपको दे दिए 100 रुपए, तो ये भी बेकार ही हुआ, रेम्यूनरेशन तो हुआ बट बेकार है। दूसरा, अगर आपसे कोई दबाव दे कि ये आपने पैसे लिए थे और एक्सोर्बिडेंट आप पे इंटरेस्ट रेट लगा के पैसा ले ले, तो उसके लिए कहे कि पैसा नहीं दे सकते तो काम करो हमारे घर पे आके, तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं बेगार के, ये सारे मना है हमारे देश में। तीसरी बात इसमें लिखी हुई है, एनी अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। एनी अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, इसके अलावा भी कोई फॉर्म जानता है कोई बहुत तेज हो दिमाग से, तो वो भी नहीं कर सकता ये सब। ठीक है, अब एक शायरानी बात जो हम सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हाँ, दिस आर्टिकल, अरे सुप्रीम कोर्ट की बात याद करें, मजाक है कोई है? दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर बट इट हैज एन एलिमेंट ऑफ फोर्स। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर बट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज एन एलिमेंट ऑफ फोर्स। क्या? मतलब ये फोर्स को मना कर रहा है, पर खुद भी इसमें दम है। कैसे दम, कैसे? मतलब ये फोर्सेबल है ना, फंडामेंटल राइट है। तो ये तो फिर किसी के लिए भी लागू हो जाएगा ये बात तो, ये बात तो किसी भी आर्टिकल पे लगेगी, बट इसी के लिए क्यों बोली? बिकॉज स्टेट कैन फोर्स समबडी टू डू कंपल्सरी सर्विस, इसका एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन ये है कि सरकार तुम्हें कल कहे कि पाकिस्तान से युद्ध हो गया है, चलो पढ़ाई छोड़ो, गन उठाओ, तो आप मना नहीं कर सकते हो फिर। स्टेट कैन कंपेल, लिखो, और इंपोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस, ठीक है। बस शर्त एक है कि स्टेट खुद चला के डिस्क्रिमिनेट ना करे कि तुम लड़ोगे, तुम नहीं लड़ोगे। तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ
रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। बात समझ में आ रही है? RRCC, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। जेंडर तो हो सकता है, कर दे। लड़ाई हो रही है कि लड़के लड़के आओ सारे, बस जो लिखा है ना हम तो उसी को समझेंगे ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस जो है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, वो हजारों पन्नों की। अगर उसमें जाएंगे तो पता लगेगा यहाँ जेंडर क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहस करी होगी यहाँ पे जेंडर होना चाहिए। फिर दूसरे मेंबर आएंगे, ऑनरेबल मेंबर्स, आई ऑब्जेक्ट। पर उसमें जाने से कोई मतलब नहीं है अभी, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था कि एक्सप्लोइटेशन में कौन से आर्टिकल आते हैं, फिर उसने ऑप्शन दिए थे 1 2 3, प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर बट इट हैज एन एलिमेंट ऑफ फोर्स। कि सरकार तुम्हें कह सकती है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा फॉर पब्लिक पर्पस, बट सरकार यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ठीक है, इसके लिए पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाए जिसमें 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं। पहला, इमोरल ट्रैफिकिंग, लॉज, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। इमोरल ट्रैफिकिंग दूसरा है बॉन्डेड लेबर, एबोलिशन एक्ट 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000। बच्चों को उठा के नहीं ले जा सकते ना, बच्चे भी तो इंक्लूडेड है इसमें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनकी भी नहीं होनी चाहिए, बॉन्डेड लेबर उनसे भी नहीं होना चाहिए। तो जुवेनाइल जस्टिस क्या है, जो बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे, चिल्ड्रंस, उनको कहते हैं CICL, चिल्ड्रंस इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। उनको उनको क्रिमिनल नहीं बोलते हैं बच्चों को, चिल्ड्रंस इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। तो ऐसे बच्चों के राइट्स भी इसके अंदर आते हैं, जो कि विच फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 23 सम ऑफ द राइट्स। ऐसा नहीं कि पूरा एक्ट इसकी वजह से बना है। सो इसका अगर ओवरऑल बनाए कि ये आर्टिकल है क्यों, तो एक कंक्लूजन लिख लो इसका। क्या करें, 2000 क्या कंक्लूजन होगा भाई इसका? हर बात का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना आना चाहिए तुम्हें, 2 2 3 3 4 4 लाइन में। ये बेसिक बात है, जो तुम सीख लो अभी फायदा होगा। जैसे आपने कुछ पढ़ लिया खूब सारा, उसको बंद करके आप 3 लाइन में उसको कंक्लूड कर सकते हो, ये प्रैक्टिस किया करो। अभी जैसे आपने पढ़ा कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पनिशेबल ऑफेंस है ये वो, तो छोटी छोटी बात नहीं कर सकते कि ह्यूमन राइट के लिए है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेक्ट, ये बातें लिखनी है, लिखो। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल इनहेरेंट डिग्निटी, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स इनहेरेंट डिग्निटी एंड राइट्स। लिख ही देता हूँ सारी बात, आज मैंने लिखी है ना, देखो ना। थैंक आदत छोड़ दो ये, है? है? कहने का मतलब आदत नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, मैं तो ये कह रहा हूँ, किसी एक चीज की आदत नहीं होनी चाहिए। पढ़ने की भी
इसने तो मुझे उलझा दिया। और हाँ, सिर्फ पढ़ने की तो, पर इसमें कैसे मना करूं, क्या पता सिर्फ पढ़ने सिलेक्शन हो रहा हो तो। अच्छा, इस बात से मेरे को एक बात याद आई, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। अब ये तो छोड़ो, ये तो घर की बात है, पढ़ लेना। आर्टिकल 19 और 21 का कुछ एक लड़ाई थी, वो मेरे को अब जैसे ने बोला ना कि मैं क्या बोलूं, दोनों बातें एक जैसी हैं, कि एक लड़के से एक लड़की की सगाई हो गई। ऐसे क्या कर रहे हो, लड़का लड़की है, खत्म बात है। ये सोच रहा है, अच्छा ठीक है सर, है डायग्राम बना रहा मन में, ठीक है। हाँ, लड़के से लड़की की सगाई हो गई। अब उस लड़की के जो लड़की जिस डॉक्टर के पास जाती थी अपना इलाज करवाने के लिए, जो भी फैमिली डॉक्टर होते हैं आजकल तो सब होता है, उस डॉक्टर ने लड़के को व्हाट्सएप कर दिया कि भैया HIV पॉजिटिव है ये लड़की, ठीक है। अब उस लड़के ने कहा कि भैया तो जिंदगी खराब होने वाली बात हो गई, उसने शादी के लिए मना कर दिया। लड़की को पता लगा कि बात वहां तक कैसे पहुंची, तो पता लगा ये डॉक्टर साहब है बीच में। लड़की कह रही है मेरा राइट टू प्राइवेसी खत्म हो गया। डॉक्टर कह रहा है कि इट इज माई एथिक, प्रोफेशनल एथिक्स टू टेल माई, जो भी मैं जानता हूं जिसको भी बताना चाहिए। लड़का कह रहा है अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरा राइट टू लाइफ गया। तो अब क्या करें इसमें, किसको बचाएं? डॉक्टर हाउ कैन यू से द राइट टू लाइफ सुपीरियर आर्टिकल है? राइट टू प्राइवेसी भी तो बहुत बड़ी बात। अगर किसी की डिफेमेशन हो गया है, किसी की रेपुटेशन, पब्लिक रेपुटेशन खराब हो गई है, तो लाइफ से भी बुरा हाल है तो। अरे तो नहीं बताओगे तो वो मर गया। अच्छा, तुम कह रहे हो लड़की को खुद ही बता देना चाहिए। अरे वो नहीं किया ना, मैं तो बात की बता रहा हूँ, जो हो गया उसके बाद क्या करें। वैसे सही बात है अपने, मेरी बात सुनो, बच्चे इनसे मैंने पूछा तभी तो दे रहे हैं, अपने तो देंगे। ये कह रहे हैं अपने सजेशन दे रहे हैं, अपने ही सजेशन देंगे, इनसे मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ, ये गलत बात है कि तुम ये डिसाइड ना करो कि पहले ये हो जाता। अगली लाइन लिखो, राइट टू रिसीव। अरे एक लाइन लिख लो, कंक्लूजन, कंक्लूजन में कभी मत बोला करो, टाइम हो गया। राइट टू रिसीव फेयर एंड रीजनेबल रेम्युनरेशन, ये आर्टिकल से हो रहा है कि नहीं हो रहा? राइट टू रिसीव फेयर एंड रीजनेबल रेम्युनरेशन। रीजनेबल रेम्युनरेशन मतलब पैसे काम के, REMU हो गया अब तो। REMUNERATION रेम्युनरेशन, वेजेस लिख लेते, काम ठीक था है? अगला लिखो, अपहोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी जस्टिस, अपहोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी जस्टिस एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। अब ये 3 लाइन मैंने क्या नया बता दिया, बताओ। यस, राइट्स ऑफ क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। इन्हें दूसरी दूसरी भाषा में लिखना होता है, एक तो सारे क्वेश्चन में कैसे करोगे। बट वो पार्लियामेंट में बात आएगी तो दूसरा देखेंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो बताना मेरे को उस केस में क्या होना चाहिए है? अरे ये हो गया, उसके बाद किसके राइट्स को बचाना चाहिए है? किसके राइट को बचाना चाहिए, ये बताना मुझे कल। भाई आप ये भी मानते हो राइट टू प्राइवेसी इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट इज रॉन्ग वर्ड है? अरे डॉक्टर तो कौन फंसा तीनों में से?